नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। मैं हूं कवीन सचान और हमारे साथ हैं आज खास मेहमान बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी। ओम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। माथुर साहब, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर सबकी निगाहें हैं आगामी चुनाव को लेकर और आपके पास वहां का प्रभार है। किस तरीके की चुनौती देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी उसे रिपीट करना शायद दबाव ज़्यादा होगा। देखिए, मैं पिछले 10-15 वर्षों से कई प्रदेशों में काम किया है और सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ मेरे केंद्रीय नेतृत्व का कि जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी चुनौती मेरे सिर पर दी है। निश्चित रूप से बड़ी चुनौती थी। पिछले लगभग 15-16 वर्षों से पार्टी वहाँ तीसरे चौथे के लिए संघर्ष कर रही थी और बीच में एक जंप लोकसभा चुनाव 14 में आया। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि लोकसभा 14 में जो जंप आया है उसको मुझे मेंटेन करना। तो मैंने लोकसभा 14 के रिजल्ट्स को ध्यान में रख करके पूरे उत्तर प्रदेश की चुनावी व्यूहरचना की है और मेरा जो मानना है कि मैंने ये काम सदस्यता अभियान से प्रारंभ किया। अब तक उत्तर प्रदेश में 35-36 लाख मेंबरशिप हुई है, क्योंकि इस बार हमारी पार्टी ने पूरे प्रदेश में, देश भर में 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर्स बनाने का लक्ष्य लिया। तो मेरे मन में भी और वहाँ की टीम के मन में भी एक स्वाभाविक प्रश्न आया कि आखिर उत्तर प्रदेश में भी देश की 20% से ज़्यादा आबादी रहती है, तो कम से कम हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो लक्ष्य दिया उसका 20% तो हम मेंबरशिप करें। और मुझे आज मेरी उत्तर प्रदेश की मेंबरशिप है, मेरी टीम पे बहुत गर्व है कि जो हमने लक्ष्य तय किया कि 2 करोड़ से ज़्यादा मेंबरशिप बनाना, वो हमने मेंबरशिप बनाई। तो हमने सदस्यता अभियान से ये प्लानिंग शुरू किया। इसके साथ साथ मेरा शुरू से स्वभाव है, चाहे वो मेरे पास 2001 में मध्य प्रदेश रहा हो, उसके पास 2007 से लगातार मेरे पास गुजरात रहा हो, या उसके बाद मेरे पास महाराष्ट्र रहा हो, मैं हमेशा नीचे तक, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता अगर तय कर लेता है तो किसी भी चुनौती को स्वीकार करके उसमें सफलता प्राप्त कर रहा है। तो हमने तय किया कि हमको बूथ तक पहुंचना है और इसलिए उत्तर प्रदेश में कुल 1,40,000 बूथ है। हमने 1,20,000 बूथ को टारगेट किया और मुझे आज प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, चाहे वो वर्तमान वर्किंग में है या नहीं है, नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के 1,13,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं तक अप्रोच किया, बूथ तक अप्रोच किया। तो बूथ जीता और चुनाव जीता वाला जो संकल्प पार्टी का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यू रचना होती है, और साथ साथ उत्तर प्रदेश में अंतोगतवा जो मैंने अध्ययन किया है, चुनाव सोशल इक्वेशन पे जाता है जी। तो सोशल इक्वेशन का भी ध्यान रख करके मैंने पार्टी की नई टीम जो पदाधिकारी बने या जिलों में जो टीमें बनी हैं, उस सारी रचना करके, ये बड़ी चुनौती है मेरे सिर पर निश्चित रूप से, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन लोकसभा चुनाव से माथुर साहब और अब जो आगामी विधानसभा चुनाव, उसमें बड़ा फर्क ये दिखता है कि उस वक्त मोदी साहब के चेहरे को आगे करके उनके करिश्मा या फिर उनका जो पिछला अनुभव था उसके आधार पर पार्टी ने एक जिज्ञासा और उत्सुकता पैदा की वोटरों के बीच में। लेकिन इस चुनाव में केंद्र सरकार को करीब 2.5 बरस होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि क्या वो फैक्टर उतना कारगर होगा जो पिछली बार था? देखिए, आपने ठीक प्रश्न किया है, लेकिन जहाँ जहाँ इन 2.5 वर्षों के बाद मोदी सरकार ने जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो योजनाएं दी, ये पहली सरकार है मोदी जी की सरकार जिसने गांव की ओर ध्यान दिया, जिसने किसान की ओर ध्यान दिया, जिसने गरीब की ओर ध्यान दिया। और इसलिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा, गुजरात में भी हमने हर प्रोग्राम गरीब कल्याण के नाम से शुरू किए, कि मैं गुजरात का 10 वर्ष तक लगातार प्रभारी रहा। तो वहाँ के आम मतदाता के मन में भी है कि मोदी जी जो अच्छी बातें कर रहे हैं वो हमारे यहाँ नहीं पहुँच रही है। तो वहाँ की आम मतदाता ने भी तय किया कि काश अगर हमारे प्रदेश में भी मोदी जी वाली ही सरकार बने, उनकी पार्टी की सरकार बने, तो जो मोदी जी की कल्पना है, जो मोदी जी की इच्छा है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का सबसे बड़ी डिमांड थी फर्टिलाइजर। पिछले 27 वर्षों से वो फर्टिलाइजर बंद पड़ा था। हम लोगों ने तय किया कि सारे अवरोधक दूर करेंगे, जहाँ स्टेट से होंगे उनसे भी आग्रह करेंगे, बाकी के भी होंगे। वो फर्टिलाइजर शुरू हुआ तो लोगों में एक विश्वास जमा है।
आम मतदाता के मन में एक कल्पना है कि क्यों नहीं मोदी जी की पूरी योजनाएं हमारे यहाँ पहुँच रही है। उसमें कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम के नाते प्रदेश सरकार भी दिक्कत आती है। इस फर्टिलाइजर वाले काम को भी हमें पूरा करने में, क्योंकि प्रारंभ में जो हमको ज़मीन दी गई उसका टाइटल लीगल नहीं था, क्लियर नहीं था, टाइटल स्टे हो गया, लंबा गया, हमने उसमें से रास्ता निकाला। लेकिन इसलिए वहाँ का मतदाता तय किया है मोदी जी का जो विकास है हमारे भी गांव और झोपड़ी तक पहुँचे, इसलिए मतदाता ने भी तय किया है कि हमें भी यहाँ बीजेपी की सरकार बनानी है। क्योंकि इससे पहले माथुर साहब बिहार, जहाँ पर केंद्र में सरकार आने के बाद आप वहाँ पर चुनाव हारे, और कमोबेश इसी तरह की बातें बिहार चुनाव से पहले हो रही थी। और एक और बड़ा फैक्टर मैं कहूँ, क्या उससे बीजेपी परेशान है? जो एक माहौल केंद्र की सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया या मीडिया और प्रबुद्ध वर्ग के बीच में उठाया गया असहिष्णुता को लेकर, कुछ उसी तरीके के हालात इस वक्त देखते हैं। गुजरात में दलित का मसला हो, जम्मू कश्मीर में कश्मीर के जिस तरीके के हालात, उसको लेकर क्या लगता है कि फैक्टर यूपी में डेंड कर सकते हैं आप? मैं बता रहा हूँ ना, हम इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखने हमारी योजना बनाई है। मेरा पहले दिन से मानना है, बिहार में क्या हुआ, क्यों बिहार मेरे पास नहीं था, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बिहार इस मोदी सरकार जी के बनने के बाद भी हमने 4 प्रदेशों में चुनाव जीता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को बिहार की नज़रिया से देखना ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के पिछले हमारे जो 4-6 महीने के जो कार्यक्रम आपने देखे होंगे, ये पहली बार होगा कि उत्तर प्रदेश में हमने पंचायत चुनाव वहाँ सिंबल से नहीं लड़े जाते और पार्टी सरकार का उपयोग करके जैसे जीती। मैंने पहली बार जिला परिषद के वार्ड का चुनाव लड़ने का तय किया, सिंबल नहीं था, हमारा झंडा लेके थे। 3128 वार्ड थे, लगभग 2800 वार्डों पे हम लड़े, और आज मुझे प्रसन्नता है कि 700 से ज़्यादा वार्ड हम जीते। और जीते ही नहीं, 6 जिला पंचायत में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हमने भारतीय जनता पार्टी के बनाए। तो ये पहली बार है, लोगों को विश्वास है कि यहाँ अब कार्यकर्ता खड़ा हो चुका है। माथुर साहब, यूपी में जिस तरीके की सामाजिक समरसता है और जिस तरीके के सामाजिक समीकरण है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ अगर आप टक्कर देखें, आपकी बीएसपी के साथ सीधी टक्कर अगर माने, तो एक जातिगत सांचे में ढली पार्टियां हैं जिनके पास एक मुश्त वोट बैंक दिखता है। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी उस जातिगत आधार को कैसे तोड़ेगी और अपने आधार को कैसे बड़ा करेगी? देखिए, ये आपका कहना है कि दोनों पार्टियां पर्टिकुलर एक जाति विशेष के बंधी हुई है, लेकिन उनके मन में भी है, दोनों पार्टियों के मन में है कि जो एक बार बन गया बाकी को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, चाहे वो किसी की बसपा के साथ हो चाहे सपा के साथ हो। और वहाँ की जनता बसपा सपा से मुक्ति चाहती है, और इसलिए उस जाति के भी आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमारे जिला पंचायत के जो अध्यक्ष बने हैं उनका थोड़ा विश्लेषण देखें। और पहली बार हमारे जो जिला अध्यक्ष बना, मीडिया ने लिखा है कि बीजेपी ने सोशल इक्वेशन किया है। तो हमारा हर जाति में प्रवेश हो, हम इस प्रकार से घुस रहे हैं सब जगह, उनको एक विश्वास जमा रहे हैं कि नहीं आप गलत जगह हो, एक परिवार का भला हो रहा है, एक व्यक्ति का भला हो रहा है, उसके परिवार का भला हो रहा है, संपूर्ण समाज का कैसे भला हो, पूरा उत्तर प्रदेश कैसे विकसित हो। जो उत्तर प्रदेश दोआब इलाका, जहाँ पर्याप्त पानी, जहाँ फर्टिलाइज अच्छी ज़मीन, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्यों है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ी क्यों है, उससे वहाँ का मतदाता मुक्त होना चाहता है, और वो हम फ्लोर पर ला रहे हैं। लेकिन इस बार 2 नए दल, नए मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में उस तरीके की लड़ाई नहीं थी। जेडीयू इस बार उत्तर प्रदेश में उतर चुकी है, नीतीश कुमार रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस ने एक बड़ी सी टीम लॉन्च कर दी है जिसका रिस्पांस, शुरुआती रिस्पांस फिलहाल जो मीडिया में आया है वो ठीक दिख रहा है। क्या नहीं लगता कि ये 2 फैक्टर आपके लिए थोड़े से मुश्किल? हम तो स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का, हम तो जेडीयू का भी स्वागत करेंगे, कांग्रेस का भी स्वागत करेंगे। वो आए ना, राजनीति में तो बिना अच्छी लड़ाई के राजनीति किस बात की। और इसलिए हमको तो हमारे वर्कर्स, मैंने बताया ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया कार्यकर्ता ने पहुँचाया, ये किसी व्यक्ति की नहीं, ये किसी परिवार की नहीं। आप जो 2 पार्टियों की चर्चा करें, उससे पहले भी 2 पार्टियों की, वो सब किसी न किसी से बंधे हुए हैं। सपा है एक परिवार से बंधी हुई है, बसपा है वो एक व्यक्ति से बंधी हुई है, कांग्रेस है वो एक परिवार से बंधी हुई है, जेडीयू है एक परिवार के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। ये पार्टी सर्व समाज की सामाजिक समरसता के साथ, सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही है। और इसलिए लोगों को विकास है कि अगर हम इस पार्टी के साथ लगे, ये विश्वास जमा उनके मन में कि अगर हम इसके साथ लगे तो शायद हमारे घर में भी विकास आ सकता है। और वो योजनाएं मोदी जी की हम पहुंचा रहे हैं। और हम पिछले 2.5 सालों में जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं,
अब कितने वर्षों से एम्स की मांग थी गोरखपुर में, हमने पूरी की है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें जो जनता के बीच में जा रही है, उनको एक विश्वास जमा है कि ये सर्वहित, जो सब समाज का हित के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन जो विपक्षी दल है यूपी में खास तौर पर, वो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, गुटबंदी की जा रही है, गोलबंदी की जा रही है ताकि ध्रुवीकरण हो सके समाज के बीच में। हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चुनाव जीतने के लिए जो कुछ करना वो करेंगे। हमें अगर कहीं ध्रुवीकरण करना है तो वो भी करेंगे, कहीं गोलबंदी करनी है तो वही करेंगे, समाज को जागृत करना है चुनाव जीतने के लिए तो वो भी करेंगे। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य है नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई काम को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाना। हमारे दीनदयाल जी का अंतिम श्लोक था अंत्योदय, तो अंत्योदय की परिकल्पना उत्तर प्रदेश की धरती में हम उतारना चाहते हैं। क्योंकि कहा ही जा रहा है कि एक फियर फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अल्पसंख्यकों के बीच में, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी बहुमत में आती है, तो उनके लिए खतरा हो सकता है। देखिए, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है हमारे खिलाफ, और कुछ बोलने को मिल नहीं रहा है। 2 साल से ज़्यादा हम सरकार में बैठे हैं, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। तो इस प्रकार के असुविधा हो, भ्रम हो, डर हो, किसी पर्टिकुलर समाज में डर हो, ये पैदा किया जा रहा है, ये ज़बरदस्ती पैदा किया जा रहा है। इसका उत्तर तो जनता देगी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि जगह जगह जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो झारखंड में हो, जहाँ जहाँ हम बैठे उनको पता है कि किस प्रकार से हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आम मतदाता को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। वो जानता है कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में या लिमिटेड परिवार के हाथ में पार्टियां बनती जा रही है। वो चाहते हैं कि हमारा तो कहीं हित हो ही नहीं रहा है, तो हम सबका साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि दलित के मसले पर हमने देखा कि राज्यसभा में और लोकसभा में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने हमला किया बीजेपी पर और घेरने की कोशिश की, मायावती ने यहाँ तक कहा कि हम इसे बहुत दूर तक ले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव में एक बड़ा फैक्टर ये बन सकता है? कुछ नहीं बनने वाला है। हमारे कार्यकर्ता ने दलित के विषय में जो भी किया, पार्टी ने तुरंत विदिन आवर्स एक्शन किया। लेकिन बाद में उन लोगों ने क्या किया? मैं बहन जी से बोलना चाहता हूं कि आपके कार्यकर्ताओं ने सरेआम बाजार में खड़े होकर के क्या प्रदर्शन किया? क्या उन्होंने आज तक उन पर कार्रवाई की? तो दलित भी इन सारे विषयों को समझ चुका है। दलित कहीं जाने वाला नहीं है। दलित को भी ध्यान आ गया कि हमारे नाम से शोषण हो रहा है। 60 साल तक कांग्रेस ने किया, अब ये नए पार्टियां पैदा हुई, वो भी दलित को एक डरा करके, भय बता करके। और अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं रही है, किसी को भय बता के, किसी को डरा करके, किसी को भ्रम में रखा कर, किसी को लालच दे करके चुनाव जीता जा सकता है, ये अब असंभव है। व्यक्ति समझता है, व्यक्ति समझदार है, वो जानता है, समाज समझता है, पूरी जातियाँ समझती है कि कौन हमारा भला कर सकता है, जाति उनके साथ खड़ी होती है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल और हमारे साथ ये खास मुलाकात जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश, और हमारे साथ हैं आज बीजेपी के सांसद और यूपी प्रभारी हुई माथुर साहब। मतलब यूपी के अंदर जिस तरीके का पिछले 1 महीने में मैं कहूँ नेताओं को पार्टी में शामिल करने की मैं कहूँ कि कोशिश हुई है या खुले तौर पर दिखे हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टियों के लोग हों, क्यों? विरोधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास अपने जीतने लायक उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए दूसरे के घरों के भगोड़े लोगों को पार्टी शामिल कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी नई पार्टी बनती है, अच्छे लोग अगर पार्टी में आते हैं, आखिर पार्टी की शुरुआत 1925 से आप कल्पना करिए, हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कल्पना करिए। उसके बाद भी पार्टी धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। लोगों को महसूस हो रहा है हम गलत ट्रैक पर थे अब तक। अगर वो आ रहे हैं तो स्वागत है उनका, और इसलिए पार्टी का विशाल रूप जब बन रहा है तो उनके पास और कोई तर्क नहीं है। उनके पास क्यों नहीं रह रहे? वो क्या कारण है कि वो हमारे पास आ रहे हैं? और इस पार्टी में नए लोगों को जोड़ने का शुरू से अभ्यास रहा है, आज से नहीं। मैं उस प्रदेश से आता हूँ जब सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रहते हुए 90 में हमने जब सरकार बनाई तो जनता दल के साथ मिलकर बनाई थी राजस्थान में। साल भर में जनता दल में स्प्लिट हुआ, जनता दल डी बनाया। आज जनता दल नाम की चीज़ राजस्थान में नहीं है, 2 है सिर्फ, कांग्रेस और बीजेपी। तो हमारी पार्टी का हम गंगा की तरह हैं, हमारे लोग मिलते रहेंगे, हम जोड़ते रहेंगे उनको धीरे धीरे, और कई लोग जुड़े।
समाज में अच्छे लोग हैं, सर्वव्यापी, जब सामाजिक समरसता करनी है, जब सबका साथ सबका विकास हमको करना है तो सबको साथ लेके। प्रधानमंत्री जब जीत के पहली बार जब अपना संसद में भाषण दिया तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने कहा कि इस देश को बनाने में कई लोगों का योगदान रहा है। आज ये हमें गलतफहमी नहीं हो, हम ही आए हम ही बनाएंगे। अब तक जो देश बना है इसमें चाहे किसी दल के रहे हो, उन सबका और नाम लिया उन्होंने बकायदा। तो हमारा मन ऐसा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि देश, ये गांव, ये झोपड़ी, ये किसान, ये गरीब, इस सबका विकास हो। आप शास्त्री जी ने अपील की थी उस समय 65 के वार के समय कि अब अन्न की कमी है, एक टाइम का अन्न छोड़ें आप। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने घोषणा की कि जो एलपीजी की सब्सिडी छोड़ सकते हैं वो छोड़े, और उसका परिणाम आया। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में जो लोग चुनाव के वक्त अपनी पार्टी या फिर अपने घर बदलते हैं, कहा जाता है कि अवसरवादी हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके पार्टी और आपके संगठन आरएसएस को लेकर, बहुत नीतियों को लेकर मुखर आलोचक भी रहे, लेकिन वो अब आपकी पार्टी में शामिल होते हैं। तो ये क्या अवसरवादिता नहीं कहा जाए? नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मनुष्य को जब भूला जब से ही आ जाए तो वो वापस समझदार गिना जाता है। और कबीरदास जी तो उस समय कह गए, नंद कनेरे राखिए। और इसलिए अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आता है, वो हमारी विचारों को स्वीकार करता है, वो हमारे सिद्धांतों को स्वीकार करता है, तो हमें उनसे स्वागत है ना। हम नए नए लोग जुड़े, पूरा अगर इतिहास जनसंघ से लगाकर आज तक का देखेंगे तो बहुत नए नए लोगों को लाए, लेकिन हमने हमारे विचारों को नहीं छोड़ा। लेकिन लोग ये कह रहे हैं विरोधी पार्टियां कि बीजेपी के पास वो चेहरे नहीं हैं, इसीलिए दूसरे लोगों को शामिल कर रही है। नहीं, ये उनकी कुंठाएं हो सकती है, उनकी हीन भावनाएं हो सकती है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उनके यहाँ से वो छोड़ क्यों रहे, उसका खुद का कारण ढूंढे ना वो, कि वो वहाँ रहते हुए आप पे आरोप लगा के क्यों आ रहे हैं। वो रोके ना उनको। कोई किसी के यहाँ ज़बरदस्ती नहीं जाता, या ज़बरदस्ती बुलाने से आता भी नहीं है, या हम ज़बरदस्ती उनको मैनेज करके ला भी नहीं सकते। आखिर वो व्यक्ति वहाँ जब देखता है, परखता है, और जो आरोप लगा रहे जो आ रहे हैं, मैं उस विषय में जानना नहीं चाहता, तो वो तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ से लोग क्यों जा रहे हैं। आखिर इतने दिनों से मैं तो एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे उत्तर प्रदेश की ये दुर्दशा क्यों हुई? इतना अच्छा प्रदेश, उत्तम प्रदेश, जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी, मेन पावर, बुद्धि, अगर पुरानी बात करूँ तो सारे भगवानों के अवतार वहाँ हुए, और आज शिवा कट्टा और बंदूक और राइफल और मर्डर के अलावा, बलात्कार के अलावा कुछ होना नहीं। सरेआम थानेदार मारा जाता है, सरेआम एसपी रैंक के अधिकारी मारे जाते हैं, जहाँ लाखों करोड़ों एकड़ जमीन भिन्न भिन्न टुकड़ों में लोगों ने कब्जे कर रखी है। तो आखिर शासन, इतने वर्षों से जो शासन कर रहे हैं, उनके ध्यान में ये बातें क्यों नहीं आ रही है कि इस प्रदेश की ऐसी दुर्दशा हमने क्यों की? क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि भाई हम शासन में है तो कुछ तो सुशासन दे, वहाँ जितना बन सके उतना दे। आज भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश के समाज जीवन का कोई भी अंग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, कोई ये कह सकता है कि मैं इस सारी व्यवस्था से प्रसन्न हूँ? अगर जनता भरोसा करके शासन में लाती है तो हम लोगों का दायित्व बनता है राजनीतिज्ञों का कि हम पे भरोसा किया जनता ने, हमें कुछ न कुछ करके देना चाहिए। रोज घपले, यानी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तक को कोर्ट के आदेश से हटवाना पड़ रहा है, लाखों भर्तियों को कोर्ट आदेश करके निरस्त करता है। किस प्रकार का प्रदेश बना वो? जी, मैं वापस लौटता हूँ उसी सवाल पर, क्योंकि कुछ नेताओं को जिनको शामिल किया गया, आपने अपनी पार्टी में शामिल किया, उनको लेकर जिले स्तर पर कई जिलों पर कुछ विरोध के स्वर भी दिखे, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लंबे अरसे से पार्टी और कैडर के साथ जुड़े रहे और अब ये नेता हमारे ऊपर एक तरीके से थोपे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने एक नियम बनाया है, जिसको भी लेते हैं हम जिले की टीम से सलाह करते हैं पहले। लेकिन स्वाभाविक है, राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी अगर दूसरा आता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये पार्टी ऐसी है कि सबको स्वीकार करके, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ती है। लेकिन मैंने ये व्यवस्था की है वहाँ कि जिसको भी लेना है पर्याप्त समय दो, आराम से उससे पहले तय कराओ। नीचे की हमारी, जैसा आपने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं को भी सलाह करो, और अगर उनको समझाना है तो समझा करके फिर निर्णय करो। तो सारे निर्णय उस प्रकार से हो रहे हैं। मधु साहब, अब आते हैं हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर, किसे देखते हैं आप जिसके साथ सीधा मुकाबला आप यूपी में देख रहे हैं? सपा को, समाजवादी पार्टी को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सत्ता में इस समय, और उनको सत्ता का उपयोग कहूँ या दुरुपयोग कहूँ, वो सब करना आता है। मैंने पहली बार देखा पंचायत चुनाव में कि बड़े बड़े अधिकारी भी वोटर्स को अपनी गाड़ी में रख करके उपयोग करते हैं। मसल्स पावर, मनी पावर, सब तरह के उपयोग करके जिला पंचायतों के या ब्लॉक पंचायतों के चुनाव होते हैं। एक कारण वो है। दूसरा, प्रशासन का उपयोग करना जानते हैं वो। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार
काम कर रही है, उसने नाम दिया है कि हम विकास के रास्ते पर आगे हैं और विकास ही हमारा चुनावी मुद्दा होगा। कैसे काउंटर करेंगे आप? मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने अभी 3 महीने पहले एक प्रयोग किया हुआ। मैंने मेरी प्रदेश की टीम को कहा कि जहाँ जहाँ वो जिला हेडक्वार्टर हो, कस्बा हेडक्वार्टर हो, नगर हो, गांव हो, जहाँ जिन जिन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, मैंने मेल आईडी दी प्रदेश कार्यालय की, इस पे अपनी रिपोर्ट भेजे। और इतनी मात्रा में एप्लीकेशन है, और मेरे सारे एमपीज को, सारे मेरे जनप्रतिनिधियों का कि उसके लिखित में चीफ सेक्रेटरी को, संबंधित डीएम को, संबंधित पुलिस ऑफिसर्स को, और एक कॉपी हमको भेजे। उसका परिणाम अगर आपने भी देखा होगा, 2 बार मीटिंग में आदरणीय मुलायम सिंह जी को बोलना पड़ा कि तुम जमीनों पे कब्जा करके शासन में नहीं आ सकते, तो वो खुद को बोलना पड़ा है। ये स्थिति है सपा गवर्नमेंट की और सपा के नेताओं की। तो ये स्थिति वहाँ का आम नागरिक भी जानता, वो जो वहीं आके, क्योंकि हमने तो खाली ये जानकारी मांगी थी ना, आखिर नेताजी को क्यों बोलना पड़ा? एक बार नहीं 2 बार आप लोगों ने लाइव दिखाया उनको। क्योंकि अब सीधी लड़ाई जब आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी एक काउंटर अटैक आपकी पार्टी पर करती है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुछ वादे किए देश के साथ, उन वादों में से ज़्यादातर वादे पूरे नहीं हुए और ऐसे में आप उनकी बजाय हम पर भरोसा करें, क्या जवाब होगा? किसी कीमत पे भरोसा नहीं कर सकती। हमने जो वादे किए वो पूरे करते जा रहे और हर हालत में पूरे करेंगे। ये जनता में हमने हमारा विश्वास जमाया और जो हमने योजनाएं दी है, मैंने अभी आपको बताया, फर्टिलाइजर, एम्स, सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश की। तो मुझे नहीं लगता कि मैं चुनाव से पहले कोई वादा अधूरा छोड़ूंगा। जितने वादे किए उसमें हर्डल्स है तो स्टेट गवर्नमेंट से, मैंने बताया, फर्टिलाइजर के लिए भी, एम्स के लिए भी। पहली ज़मीन ऐसी दी जिसका टाइटल ही क्लियर नहीं था। अब आज वो कहते हैं हमने ज़मीन फ्री दी। अरे फ्री इतने दिन क्यों लगे, ये बताओ ना हमको। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जनता को भरोसा है कि इन्होंने जो कहा वो कर रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता। और फिर एक बार बता दूं कि मेरी पार्टी के वहाँ के उत्तर प्रदेश की टीम ने, पूरे ने 1,13,000 बूथ तक अपनी टीम बनाई है। और आप आश्चर्य करोगे कि बूथ हमने क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश को हमने 7 क्षेत्रों में बांट रखा, 6 क्षेत्रों में। क्षेत्र से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ अध्यक्ष से डायरेक्ट डायलॉग करने के लिए 6 के 6 क्षेत्र में गए। हमें हमारी पार्टी के कार्यकर्ता के आधार पर हम पार्टी चुनाव लड़ते हैं, विकास और हमारा कार्यकर्ता की सक्रियता। माथुर साहब, आपकी सेना अच्छी है, सेना बड़ी है, रणनीति अच्छी हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि बिना सेनापति के युद्ध लड़ना मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर उस रण में जहां पर सामने का सेनापति साफ हो। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ मायावती हैं, कांग्रेस ने शीला दीक्षित को घोषित कर रखा है। बिना सेनापति की लड़ाई कुछ कमज़ोर नहीं दिखती? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैंने 4 स्टेट्स में संभाला प्रभार का। हमारी पार्टी का, हमारी सेना का प्रत्येक सैनिक अपने आप में सेनापति है। ये पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं, किसी परिवार की नहीं, किसी समाज की नहीं, और इसका निर्णय हमारा पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। जिस दिन भी तय जचेगा करना, सेंट्रल पार्लियामेंट निर्णय करेगा, हमारा सेना का सैनिक उसको सिर माथे रख करके आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी उस पर कोई चर्चा हम लोगों के यहाँ नहीं हुई है। क्योंकि कहते ये हैं कि अगर सेनापति के नाम या चेहरे को लेकर दुविधा हो या फिर सेनापति उस तरह का मजबूत ना हो, तभी बिना सेनापति की सेना आगे बढ़ाई जाती है। ये आप लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक भ्रम है। मैं सीधा मीडिया पर कहता हूँ, ये महाराष्ट्र में हमने नहीं तय किया था, हरियाणा में हमने तय नहीं किया था, झारखंड में कोई सोचा था कि रघुवर दास सीएम बनेंगे। ये हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी। लेकिन लोकसभा में आपने मोदी साहब को आगे रखा और अच्छी सफलता मिली। लोकसभा में मोदी साहब को भी बाद में रखा। पहले तो लोकसभा में मोदी साहब को हमने चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया था जी। तो मैंने ये बताया ना कि ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। ये पार्टी में अकेला कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय नहीं करते, या मैं प्रभारी हूं तो मैं प्रभारी निर्णय नहीं करता। हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है। अभी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने इस विषय पे कुछ नहीं सोचा है। माथुर साहब, एक आखिरी सवाल। देश की राजनीति जिस तरीके से पिछले 2.5 वर्ष में आगे बढ़ी है और आपकी सरकार ने जिस एजेंडे के साथ काम करना शुरू किया है, कोई एक ऐसी कमी आपको दिख रही है जो कि यूपी चुनाव से पहले आप चाहें उसे पूरा करना, या कोई एक ऐसा वादा, कोई एक ऐसा काम जिसको आपको लगता है कि यूपी चुनाव में इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं। मैं तो जब भी केंद्र सरकार की कोई बात हो या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, जब भी हम विषय रखते हैं वो सारे विषय धीरे धीरे पूरे हो रहे। और हम तो उस बंजर ज़मीन में खेती करना जानते हैं जहाँ हमको पता है कि कुछ नहीं उगने वाला, वहाँ पे भी हम अच्छी फसल उगा के देने वाला कार्यकर्ता हूँ मैं। और मैंने तो वहाँ किया है ये प्रयोग।
जहाँ पता है लोगों को, आप लोगों ने भुलाया कि यहाँ कहीं आ ही नहीं सकती बिजली, वहाँ पे भी हमने खेती की है। राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश, जब मैं 2001 में प्रभारी बन के गया था, 10 साल से कांग्रेस का शासन था, दिग्विजय सिंह जी थे, उमा जी वहाँ से नए नए दिल्ली से गए थे, लेकिन वहाँ पे भी हमने खेती की है। तो हमको हमारे कार्यकर्ता पे भरोसा है। कार्यकर्ता जब खड़ा हो जाता है और कार्यकर्ता मन बढ़ा करके, अच्छे लोगों को साथ करके, सब समाज को, सब वोटर्स को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ता है, तो ये सारी समस्याएं अपने आप दूर होती है और सरकार, पार्टी आगे बढ़ती जाती है। उमा माथुर जी, आपने वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे खास मेहमान और ये था आज का तर्कश। आज के इस तर्कश में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। आप बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार।